नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लंबे युद्ध हमेशा से ही अमेरिका की कमजोरी रहे हैं। अमेरिका वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में लंबे युद्ध लड़कर के हार गया और अब ईरान में वो लंबी जंग से बचने की कोशिश में है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका अब ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर समझौता कर सकता है। यानी वो जिस मुद्दे को लेकर के चला था, अब उसी मुद्दे से पीछे हट सकता है। आज हम आपको युद्ध को लेकर के ट्रंप के प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रंप पर आखिर कौन सा दबाव है जो वो हार की शर्मिंदगी में झेलने के प्लान में है। वही दूसरी खबर, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद गाजा में जो तबाही बरसनी शुरू हुई, वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल हर हाल में हमास के खात्मे के प्रयास में लगा है, तो वहीं हमास भी इजराइल के गाजा से वापस जाने तक हथियार रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसी वजह से गाजा में युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचने की आशंका है। आज हम आपको गाजा पर इजराइल के रुख और अमेरिका से संबंधों के बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। वही तीसरी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दुनिया भर के देशों की सुरक्षा में सेंध लगाने की चीन की कोशिशें बिल्कुल भी नई नहीं है, लेकिन इस बार चीन के जासूस ब्रिटेन की सेना में घुसपैठ कर गए। बताया यह गया है कि ब्रिटेन की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन में न केवल चीन के पार्ट्स मिले, बल्कि ये सीधे चीन को जानकारी भेजते भी मिले। खास बात यह है कि ये ड्रोन हॉर्मुज में तैनात किए जाने थे। यानी अगर ये काम पूरा हो जाता तो संभव था कि ईरान को पूरे हॉर्मुज पर नजर रखने में काफी मदद मिलती। आज हम आपको चीन की नई साजिश के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और आपको विस्फोट की पहली खबर बताती हूँ। और खबर यह है कि हॉर्मुज में एक और जहाज पर हमला हो रहा है। ओमान के कुंजार के पास जहाज में, जिसकी वजह से आग भी लग गई है। अब ईरान की ओर से जहाज पर हमले की आशंका जताई जा रही, क्योंकि ये बिल्कुल भी नया नहीं है। अगर हॉर्मुज में कहीं पर भी किसी भी जहाज पर हमला हो रहा है तो आशंकाएं और उंगलियां सीधे सीधे ईरान की तरफ उठती है। ये ओमान के कुंजार के पास जहाज में आग लगी है। ईरान की ओर से जहाज पर हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। बीच समंदर में आपको जलता हुआ एक जहाज नजर आ जाएगा, किनारे पर खड़ी हुई कुछ कश्तियां नजर आ जाएगी, लेकिन ये जिस तरीके से जहाज जल रहा है, आग उगल रहा है, इसके बाद सीधे और सीधे सवाल ईरान से ही पूछे जा रहे हैं। ईरान पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि क्या ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज से, क्योंकि उसकी पाबंदी है वहां पर और उससे इजाजत नहीं ली गई है, इस वजह से उसे जहाज को जला करके राख कर दिया है। वही एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं और मिडिल ईस्ट में हूती की सऊदी और सहयोगियों को चेतावनी सामने आ गई है। एक नया फ्रंट खुला हुआ है हूती और सऊदी का। यहाँ हूतियों ने वीडियो जारी करके चेतावनी भी जारी कर दी है। अब इनकी तरफ से कहा गया है कि आप जहां होंगे वहां बमबारी की जाएगी। सऊदी अरब को लेकर के हूती ये कह रहे हैं। अब वीडियो में मोखा शहर और बंदरगाह के सीन दिखाए गए हैं। तो ये दो खबरें आपको बता रहे हैं कि एक तरफ सऊदी अरब है जो हूतियों के साथ संघर्ष में है और हूती चेतावनी दे रहे हैं वीडियो जारी करके कि आप जहां होंगे हम वहां पर बमबारी करेंगे। दूसरी तरफ बीच समंदर एक जहाज जल रहा है और उंगलियां पहले की तरह आज भी ईरान की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि IRGC ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अगर कोई भी हमारी इजाजत के बगैर यहां से निकलेगा तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सऊदी अरब का ड्रोन गिरा दिया गया है और ड्रोन के मलबे की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये ड्रोन बताया जा रहा है कि ये चीन में बना हुआ था। ये चीन में बना हुआ था। हॉर्मुज स्ट्रेट में ये ईरान की कार्रवाई है, उसने एक ड्रोन को गिरा दिया है। बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब का ये ड्रोन था। ड्रोन के मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं और ये ड्रोन कहाँ बना हुआ था? चीन में। ये उसकी तस्वीर सामने आई है। सऊदी अरब के पास, यानी कि चीन की तरफ से हथियार सप्लाई किए जा रहे थे और यही चाइना सप्लाई हथियारों की कर रहा है ईरान को। मिडिल ईस्ट में हालांकि वो कई जगह पर हथियार की सप्लाई करता है, लेकिन एक तरफ जहां हूती और सऊदी अरब एक छोर पर लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब ईरान के साथ भी उलझा हुआ है। अब उनकी तरफ से जो ड्रोन भेजे गए हैं उसका मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं एक और खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से ही जुड़ी हुई, वो भी आपको बता देते हैं। हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर के यूएस सेना का बयान सामने आ गया है। सेंटकॉम की तरफ से बार बार बयान जारी किए जाते हैं। अब सेंटकॉम कह रहा है कि 9 अगस्त तक 55 जहाजों ने अपना रास्ता बदला है। सैन्य कार्रवाई में बेकार किए गए 2 जहाज, ये भी सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है। सेंटकॉम हालांकि हमेशा ये बताती रहती है कि उसकी नाकेबंदी से
कितने जहाज अपना रास्ता अभी तक बदल चुके हैं। उसने 9 अगस्त तक का डेटा उपलब्ध करवा दिया है कि 55 जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है और सैन्य कार्रवाई में 2 जहाज ऐसे थे जो कि बेकार है। एक फ्रंट पर ईरान खड़ा हुआ है जो हॉर्मुज से तभी जहाजों को जाने देगा जब उसकी रजामंदी ली जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है कि अमेरिका जब चाहेगा तब वो जहाज को आगे बढ़ने देगा। दुनिया भर में इन 2 देशों ने त्राही मचाई हुई है, व्यापार ठप कर दिया है। वहीं आपको बताऊं कि मोहसिन रेजाई मुस्तफा खामनेई के प्रतिनिधि बन गए हैं। मुस्तफा खामनेई खुद तो सामने नहीं आ रहे, उनका एक जो छोटा सा वीडियो सामने आया, 12 सेकंड की क्लिप सामने आई, उस पर भी सवालिया निशान है। ऐसे में उनके प्रतिनिधि जरूर बना दिए गए हैं मोहसिन रेजाई। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में प्रतिनिधि बने हैं। मुस्तफा खामनेई ने रेजाई को नियुक्त किया है, ये जानकारी मिल रही है। यानी मुस्तफा खामनेई के हवाले से जितनी भी चिट्ठियां आती थी, उसमें जो भी आदेश आते थे, अब ये सब कुछ मोहसिन रेजाई संभालने वाले हैं। मुस्तफा खामनेई मोहसिन रेजाई को बताएंगे कि आखिरकार अब आगे कैसे बढ़ना है। और मोहसिन रेजाई IRGC से लेकर के ईरान तक, पूरी सरकार तक वो खबरें पहुंचाएंगे कि अब आगे हमें क्या करना है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जंग को अमेरिका और इजराइल ने जितना ज्यादा आसान समझा था, वो वास्तव में उतनी आसान नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को और सैन्य संसाधनों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद अब अमेरिका इस जंग में शर्मनाक हार की कगार पर पहुंच चुका है। बताया यह जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जंग खत्म करने की घोषणा कर सकते हैं। तो आखिर ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो इस जंग से अपने पैर पीछे क्यों खींचना चाहते हैं? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी 2026 को जंग का आगाज किया। जंग का मुख्य मुद्दा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम को रोकना। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश का आरोप लगाया, लेकिन जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा इतना अहम हो गया कि दुनिया इसे लेकर टेंशन में आ गई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया के कई देश तेल और गैस के लिए तड़पने लगे। कई देशों में पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई और दबाव अमेरिका पर पड़ा। अमेरिका ने स्ट्रेट खुलवाने का काफी प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ साम दाम दंड भेद सभी नीतियां भी अपनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने का प्रयास किया। ईरान के तेल और गैस के कारोबार को प्रभावित करने के लिए अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी भी बैठा दी। ईरान की ओर आने जाने और वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को रोकना शुरू किया, लेकिन ईरान तब भी झुका नहीं। ईरान ने जंग का खाका अपनी सैनिक क्षमताओं के हिसाब से तैयार किया था। उसे कामयाबी मिली। अमेरिका की करोड़ों की मिसाइलें ईरान के कुछ लाख के ड्रोन की वजह से बर्बाद हो गए।
ईरान की शुरुआत से ही जंग को लंबा खींचने की रणनीति रही है, क्योंकि वो भी जानता है कि लंबी जंग हमेशा से ही अमेरिका की कमजोरी रही है। अमेरिका ने अफगानिस्तान, वियतनाम और इराक में लंबी जंग लड़ी, अरबों डॉलर की संपत्ति और संसाधन गंवाए, सैनिकों की जान गई और आखिरकार अमेरिका को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब अमेरिकी इतिहास की शर्मनाक हार की फहरिस्त में ईरान जंग भी जुड़ने जा रही है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बगैर परमाणु समझौते के भी जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के अनुसार अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल देता है, वहां से शिपिंग ट्रैफिक सामान्य हो जाता है, तो अमेरिका जंग से पीछे हट सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से ईरान के खिलाफ विकल्पों पर विचार कर रहा है। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी कहा कि तेहरान के साथ औपचारिक परमाणु समझौतों के बगैर भी अमेरिका संघर्ष खत्म किया जा सकता है। इससे पहले अमेरिका का मुख्य लक्ष्य ईरान से परमाणु समझौता था। माना जा रहा है कि लंबी जंग खींचने के बाद अमेरिका का फोकस बदलता दिखता है। अब परमाणु हथियारों की जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक सामान्य करना ही एक अहम शर्त बन सकता है। ये रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए जो शर्तें रखी, उनमें खाड़ी से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने, विदेशों में जमा ईरानी संपत्ति को रिलीज करने और युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई है। साथ ही ईरान ये भी चाहता है कि ईरान समेत सभी मोर्चों पर एक साथ युद्ध विराम का ऐलान हो। खबरों के अनुसार जंग की वजह से ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के साथ जंग का असर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों पर भी पड़ा। इसके अलावा अमेरिका में मध्यावधि चुनाव भी नजदीक है। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के साथ समझौते जल्द ही हो सकते हैं। उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया और संकेत दिए कि अमेरिका जंग में जीत हासिल कर चुका है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से इप्सॉस AAPI सर्वे के अनुसार चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारने की आशंका 65% तक है। दरअसल मिड टर्म चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के बीच होने वाला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान माना जाता है। इसमें अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के साथ राज्य और स्थानीय सरकारों के कई अहम पदों के लिए वोटिंग होती है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के करीब 80% उम्मीदवार पहले ही तय हो चुके हैं।
अगर मिड टर्म में रिपब्लिकन पार्टी हारती है तो ट्रंप राष्ट्रपति तो बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में बहुमत खोने पर उनके फैसलों पर रोक टोक बढ़ सकती है। सर्वे के अनुसार जंग की वजह से जो महंगाई बढ़ी, उसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है। खबरों के अनुसार ट्रंप मानते हैं कि ईरान उनके कार्यकाल में अपने परमाणु कार्यक्रमों को आसानी से दोबारा शुरू नहीं कर पाएगा। उनका कहना है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ईरान की नई परमाणु गतिविधियों पर नजर रख सकती है। ट्रंप का मानना है कि अगर ईरान दोबारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप के सामने युद्ध को लेकर कई चुनौतियां एक साथ खड़ी हैं। इनमें सबसे बड़ा खतरा ईरान की मिसाइल और मिसाइल सिटी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के अनुसार युद्ध से पहले ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक थी। इन मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों के नीचे बने अंडरग्राउंड ठिकानों में रखा गया। यहाँ मिसाइलें, लॉन्चर्स और कंट्रोल सेंटर सुरंगों के अंदर होते हैं, इसीलिए हवाई हमलों में इन्हें पूरी तरह से नष्ट करना आसान नहीं माना जाता। ईरान के कब्जे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आजाद कराना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसकी गर्दन कसने से ईरान कभी भी दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई रोक सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तड़पा सकता है। ईरान ने पिछले एक दशक में शाहेद जैसे हजारों ड्रोन विकसित किए। इनका इस्तेमाल लंबी दूरी के हमलों और निगरानी के लिए किया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल ने इसकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर चर्चा में ला दिया। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी यानी हिजबुल्ला, हुती और इराक की शिया मिलिशिया पश्चिमी एशिया में सक्रिय हैं। साफ है कि अमेरिका के लिए ईरान से निपटना मुश्किल होता जा रहा है। उधर ट्रंप पर घरेलू से लेकर विदेशी दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप अपने प्राथमिक लक्ष्य यानी ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर रोक से पीछे हट सकते हैं। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाने पर ही जंग खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है। यानी ट्रंप के सामने इतिहास की एक बड़ी हार की मुसीबत खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और चलिए आपको बताती हूँ कि नेतन्याहू आखिरकार क्या कह रहे हैं। नेतन्याहू के गाजा प्लान पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी है कि नेतन्याहू के बयान से यूएस को परेशानी नहीं है। नेतन्याहू का रुख चुनावी माहौल का हिस्सा है, मीडिया ये कह रही है। नेतन्याहू की सियासी जरूरतें यूएस भली भांति समझता है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल नेतन्याहू ने ये कहा था कि गाजा में वो रुकने वाले नहीं हैं। अब उनके इसी बयान को लेकर के आखिरकार व्हाइट हाउस क्या सोचता है, इस पर पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी है कि नेतन्याहू के बयान से यूएस को कोई परेशानी नहीं है और नेतन्याहू का रुख चुनावी माहौल का हिस्सा है। ये बात मीडिया बहुत अच्छे से समझता है और इसके साथ साथ यूएस भी बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा जा रहा है और ये सीधे सीधे इजराइल की तरफ से। इजराइल, यूएस, लेबनान सरकार का यह अभियान है, क्योंकि यूएस ने लेबनान और इजराइल को बिठा करके बातचीत करवाई थी कि अगर आवश्यकता है हिजबुल्लाह को रोकने के लिए तो हम भी उतरेंगे। अब ऐसे में बताया ये जा रहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होगा। इजराइल, यूएस, लेबनान सरकार का यह अभियान होगा। हिजबुल्लाह की फंडिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसा जाएगा। यूएई, तुर्की, इराक के एक्सचेंज हाउस और हवाला पर यह निर्भर है। हिजबुल्लाह अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद भी कर रहा है, लेकिन सीधे सीधे ये बता दिया गया है कि अब उस पर भी कैंची चलने वाली है। इजराइल और ईरान की अदावत दशकों पुरानी है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते और छोड़ते भी नहीं है। इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहा और पिछले साल भी उसने अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और इस बार भी इजराइल ने अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जंग की। इजराइल के लिए ईरान के प्रॉक्सी संगठन हमेशा से मुसीबत रहे हैं और अब इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई रोकने के मूड में नहीं दिख रहा है, फिर चाहे इसकी कीमत मिडिल ईस्ट में जंग का दोबारा आगाज ही क्यों ना हो।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया। आतंकी हवा, जमीन और समंदर के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए और जबरदस्त कत्लेआम मचाया। बहुत बड़ी संख्या में इजराइल के लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मरने वालों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थे। हमास के आतंकियों ने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर अटैक किया और वहां भी जबरदस्त मारकाट मचाई। आतंकी वापस जाते समय अपने साथ सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर ले गए। उसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया। आईडीएफ की तोपों, फाइटर जेट्स ने गाजा में भारी तबाही मचाई। करीब 2 साल बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए एक पीस प्लान तैयार किया, जिसके तहत गाजा में निर्माण कार्य शुरू किया जाना था और फिलिस्तीन राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करना था। हालांकि इस प्लान के पूरा होने में एक शर्त यह भी थी कि हमास अपने हथियार रखे और गाजा से इजरायली सेनाएं पीछे हटें। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि हमास हथियार छोड़ने को तैयार है। हालांकि हमास की ओर से हथियार रखने के लिए शर्त रखी गई कि पहले गाजा से इजराइल की सेना पीछे हटे, लेकिन इजराइल ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा समझौते को ठुकरा दिया। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ता, तब तक गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी नहीं होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले महीने ट्रंप द्वारा गाजा के लिए घोषित समझौते को खारिज कर दिया था। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि इजरायल 15 सूत्रीय दस्तावेज को खारिज करता है, लेकिन वॉशिंगटन के साथ गाजा के लिए योजनाओं पर चर्चा जारी रखेगा। उन्होंने पिछले हफ्ते भी ऐसी ही बातें कही थी। पीएम नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा। उन्होंने गाजा से इजरायली सेना को हटाने से इनकार किया और कहा कि इजरायल हमास को दिखावटी तौर पर नहीं बल्कि वास्तव में खत्म करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि हमास के हथियार छोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने पर इजरायली सेना पीछे हट जाएगी। उधर हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासिम नईम ने साफ तौर पर कहा कि हमास रोडमैप पर चलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि मध्यस्थ और अमेरिका नेतन्याहू पर सैन्य वापसी के लिए दबाव डालेंगे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के हमास के प्रति रुख को इजरायल के आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इजरायल में 2 महीने बाद आम चुनाव होने हैं और सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू के लिकुड पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में नेतन्याहू नहीं चाहते कि उनके किसी भी फैसले से उनकी पार्टी को इस चुनाव में घाटा हो। इजरायल में बड़ी संख्या में लोग अब भी गाजा के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई के पक्ष में हैं। मई में हुए सर्वे में 82% यहूदी इजरायली लोगों ने गाजा के फिलिस्तीनियों को उनके घरों से हटाने का समर्थन किया। 56% लोगों ने इजरायल के भीतर रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों को हटाने की बात कही। नेतन्याहू सरकार के कई मंत्री गाजा से सेना हटाने के विरोध में हैं, जबकि कई मंत्री गाजा में भी वेस्ट बैंक की तरह यहूदी बस्तियां बसाने की वकालत कर चुके हैं। नेतन्याहू के कट्टर दक्षिणपंथी नेताओं ने ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध जताया। वो गाजा से सेना हटाने के सख्त खिलाफ है।
हालांकि खबर है कि अमेरिका को भी इजराइल के रुख से कोई विशेष दिक्कत नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस मानता है कि नेतन्याहू पर चुनाव का दबाव है और वो उनके रुख को इजराइल के चुनावी माहौल का हिस्सा मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका नेतन्याहू की सियासी जरूरतों को समझता है और उसे इजराइल के गाजा को लेकर रुख से कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही नेतन्याहू ने ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर से बातचीत की और 15 पॉइंट वाले प्लान को मौका देने का वादा किया। साथ ही गाजा पर हमले कम करने का भी वादा किया ताकि सेना कम करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो सके। साफ है इजराइल गाजा में हमास के खात्मे तक रुकने के मूड में नहीं है। फिर चाहे इसकी वजह से ईरान नाराज ही क्यों ना हो जाए और जंग दोबारा शुरू ही क्यों ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब खबर आपको चीन से जुड़ी हुई बताती हूँ, जहां चीन के खिलाफ ताइवान की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि ड्रोन और यूएवी नावों की संख्या ताइवान बढ़ा रहा है। चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान की तरफ से ये तैयारियां की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चीन जासूसी पर उतरता है उसके बाद ताइवान को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसीलिए चीन के खिलाफ ताइवान ने ये बड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। उसने ड्रोन और यूएवी नावों की संख्या अपने यहाँ पर बढ़ा दी है। चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान की ये तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। दक्षिण चीन सागर में दोनों ही देश लगातार उलझे रहते हैं। अब ऐसे में ये तैयारी ताइवान की तरफ से बड़ी की जा रही है। तो देखिए, आपको बताओ कि दूसरी तरफ हो क्या रहा है। ब्रिटेन में कुछ ड्रोन भेजे जाते हैं और वो ड्रोन कहां से आते हैं? चीन की तरफ से आते हैं। लेकिन वो जैसे ही चीन की तरफ से आते हैं उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि हॉर्मुज में जिस ड्रोन को गिराया गया है वो दरअसल जासूसी कर रहा था। ब्रिटेन की जासूसी कंपनी MI, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। एक रिपोर्ट में ये तक कहा गया था कि सबसे ज्यादा अगर किसी खुफिया एजेंसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो ब्रिटेन की MI6 है। लेकिन बावजूद इसके उन्हें भनक नहीं लगी कानो कान और चीन ने पूरा खेल कर दिया। अब चीन की तरफ से आखिरकार ये क्या खेल किया गया है, आपको आगे रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में शुमार ब्रिटेन की सेना की व्यवस्था में बड़ी सेंधमारी की खबर आई। खबर है कि ब्रिटेन का सर्विलांस ड्रोन ही चीन का जासूस निकला और वो बीजिंग में बैठे अपने आका को लाइव फीड भेजता था। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के स्पेशल फोर्सेस की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे K3 स्काउट सर्विलांस ड्रोन में बड़ा सुरक्षा खतरा सामने आया। जांच में पाया गया कि इन ड्रोन्स में लगे कैमरे चीन के एक IP एड्रेस को सिग्नल भेज रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश रॉयल नेवी और स्पेशल फोर्सेस के K3 स्काउट ड्रोन में लगे कैमरों से चीन में एक IP एड्रेस को लगातार हार्ट बीट सिग्नल भेजे जा रहे थे। ये सिग्नल ये बताने के लिए होते हैं कि सिस्टम चालू है और सही तरह काम कर रहा है। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि ये कनेक्शन आखिर क्यों और कैसे बना। माना जा रहा है कि अभी तक कोई संवेदनशील डेटा लीक नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना ने ब्रिटेन की सुरक्षा की बड़ी कमी का खुलासा कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये खुलासा तब हुआ जब कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यूके की खुफिया एजेंसी यूरोप की बेहतरीन है। ड्रोन से चीन को लाइव फीड भेजे जाने का मामला केवल तकनीकी गड़बड़ियां नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक कमजोरी को उजागर करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन ड्रोन का इस्तेमाल ब्रिटेन की सबसे गोपनीय यूनिट्स दुश्मनों की जासूसी के लिए करती है, वही अब खुद शक के घेरे में है। ये सिस्टम करीब 1.2 करोड़ पाउंड की लागत से तैयार किया गया था और मार्च से ही इस्तेमाल में है।
पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में ये आशंका जताई गई कि ड्रोन में लगे कैमरे ऐसे थे जो ड्रोन बंद होने के बाद भी एक्टिव रह सकते थे। इससे ये डर बढ़ गया कि संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी होती रही है। ये सिस्टम स्पेशल बोट सर्विस जैसे गोपनीय ठिकानों के आसपास इस्तेमाल हो रहे थे। खास तौर पर स्पेशल बोट सर्विस के हेडक्वार्टर के आसपास इन ड्रोन की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई गई, जहां कई गोपनीय मीटिंग्स होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं ड्रोन को हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात करना था, जो जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर नजर रखते। चूंकि चीन और ईरान का ये याराना पुराना है, ऐसे में चीन की ओर से ईरान को सूचनाएं देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में अगर वहां ऑपरेशन की तैयारी करने वाला सिस्टम ही संदिग्ध निकले तो ये सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए चेतावनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार विवाद की जड़ में है सैन्य सप्लाई चेन। ये कैमरे एक थर्ड पार्टी सप्लायर के जरिए आए थे, जिन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिया था। बताया जा रहा है कि ये अमेरिकी मानकों के हिसाब से सुरक्षित है, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें चीनी कंपोनेंट लगे थे। यही वो पॉइंट है जहां पूरी पश्चिमी रक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अगर इतने संवेदनशील सिस्टम में लगे पार्ट्स की पूरी जानकारी ही नहीं है, तो सुरक्षा का दावा कितना भरोसेमंद है। K3 स्काउट सिस्टम सिर्फ ब्रिटेन तक ही नहीं, बल्कि अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड और नेटो अभ्यासों में भी इस्तेमाल हो चुका है। यानी कोई ये स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।